नमस्कार, मैं अर्पित सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर, महिला कॉलेज चाईबासा। आज बीएड सेमेस्टर 3 के छात्रों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो पेपर 9 के यूनिट 4 से है और टॉपिक है गैर संज्ञानात्मक पहलुओं की उपेक्षा, रिलेटिव नेग्लेक्ट ऑफ नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स। हमने कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स की चर्चा की है। संज्ञानात्मक पहलू क्या है इसके बारे में आप सभी जानते हो। आज हम देखेंगे कि गैर संज्ञानात्मक पहलू क्या है, नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स क्या है और उसकी उपेक्षा क्यों की जाती है, उसको नेग्लेक्ट क्यों किया जाता है, उसका कारण क्या है। तो आइए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं, जो है गैर संज्ञानात्मक पहलुओं की उपेक्षा। आज के टॉपिक में जाने से पहले मैं आप सबों को संक्षेप में संज्ञानात्मक पहलू यानी कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बताना चाहूँगी। संज्ञानात्मक पहलू का तात्पर्य सूचना, ज्ञान, सिद्धांत, नियम तथा तथ्य की जानकारी से होता है। यानी कि कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स किसी भी बालक में उसके इंफॉर्मेशन, नॉलेज, थ्योरी, लॉज और फैक्ट से संबंधित होता है। विद्यालय में कक्षा शिक्षण के द्वारा संज्ञानात्मक पहलू की प्राप्ति की जाती है। यानी कि क्लासरूम टीचिंग के द्वारा कोई भी टीचर किसी भी बालक के कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स को जान पाता है। कैसे जान पाता है? जिसके अंतर्गत छात्र के ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन करने की क्षमता का आकलन किया जाता है। यानी कि कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स के अंतर्गत नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस तथा इवैल्यूएशन होते हैं और इन सब के द्वारा ही कोई भी शिक्षक किसी भी बालक के कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स का आकलन कर पाता है, क्योंकि वो उसके स्मृति स्तर से संबंधित होते हैं। अब हम देखेंगे गैर संज्ञानात्मक पहलू, नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स। गैर संज्ञानात्मक पहलू के अंतर्गत वह पहलू आते हैं जो संज्ञानात्मक नहीं होते हैं। यानी जो पहलू संज्ञानात्मक नहीं होते हैं वो गैर संज्ञानात्मक पहलू के अंतर्गत आते हैं। या इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि संज्ञानात्मक पहलू के अलावा जो अन्य पहलू हैं वो गैर संज्ञानात्मक पहलू हैं, या संज्ञानात्मक पहलू को छोड़कर जो दूसरे पहलू हैं वो गैर संज्ञानात्मक पहलू हैं। जैसे भावात्मक परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी, सहानुभूति यानी एम्पैथी, पारस्परिक कौशल, इंटरपर्सनल स्किल जिसे हम सोशल स्किल भी कहते हैं, शाब्दिक वर्बल और अशाब्दिक नॉन वर्बल संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन। अतः इस स्लाइड से यह स्पष्ट है कि गैर संज्ञानात्मक पहलू क्या होता है। गैर संज्ञानात्मक पहलू के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स। पिछले स्लाइड में हमने ये देखा कि संज्ञानात्मक पहलू क्या है और उसके अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आते हैं, जिसमें हम लोगों ने नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग या कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन को देखा। इस स्लाइड में हम यह देखेंगे कि नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स के उदाहरण कौन कौन से हैं, गैर संज्ञानात्मक पहलू के उदाहरण क्या हैं। जिसमें सबसे पहला उदाहरण है सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि आत्मानुशासन। डिसिप्लिन या अनुशासन के बारे में आप सभी जानते हो कि अनुशासित रहना या नियमों का पालन करना, लेकिन यहाँ पे सेल्फ जो वर्ड है वह जुड़ जा रहा है। आत्म अनुशासन यानी कि स्वयं महसूस करना, खुद रियलाइज करना कि अनुशासन में रहना है, नियमों का पालन करना है, यह सेल्फ डिसिप्लिन या आत्मानुशासन के अंतर्गत होगा। शिक्षक छात्र को यह कहता है कि आप डिसिप्लिन में रहें, लेकिन जब तक छात्र स्वयं रियलाइज़ नहीं करेगा, स्वयं महसूस नहीं करेगा, तब तक वो डिसिप्लिन में नहीं रहता है। अतः उसे आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन में रहने की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट है फोकस यानी कि ध्यान केंद्रित करना। यह भी छात्र स्वयं करता है। शिक्षक सिर्फ यह कह सकता है कि आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, फोकस कीजिए, लेकिन छात्र स्वयं के प्रयास से ही ध्यान केंद्रित या स्वयं को फोकस्ड रख सकता है। उसके बाद है आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। स्वयं पर विश्वास करना, खुद पर भरोसा रखना। यह शिक्षक सिर्फ छात्र को कह सकता है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस भी छात्र के स्वयं के प्रयास से ही आता है। फिर है टीम वर्क यानी कि टीम में रह करके काम करना, वी फीलिंग में रह करके काम करना।
शिक्षक सिर्फ कह सकता है कि आप अच्छे से टीम वर्क कीजिए, लेकिन जब तक छात्र स्वयं इस चीज़ को महसूस नहीं करेगा तब तक वह टीम वर्क नहीं कर सकता है। यानी कि टीम वर्क भी स्वयं के प्रयास से ही संभव है। फिर आता है संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। यह भी स्वयं के प्रयास सेल्फ एफर्ट से ही संभव है। फिर अगला पॉइंट है मदद करना, सीकिंग हेल्प। दूसरों की मदद करना, आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना, यह भी छात्र के स्वयं के प्रयास से ही संभव है। शिक्षक सिर्फ उसे एक दिशा निर्देश या सलाह के रूप में दे सकता है कि मदद करनी चाहिए, लेकिन स्वयं अंदर से ये भावना जागृत होने पर ही छात्र किसी की मदद करते हैं। फिर है दृढ़ता यानी परसिस्टेंस। यह भी छात्र के स्वयं के प्रयास से ही होता है कि वह कितना दृढ़ है। फिर है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। यह भी छात्र केवल अपने प्रयास से ही मोटिवेट होकर के काम कर सकते हैं, शिक्षक सिर्फ उसे कह सकता है। फिर अखंडता यानी इंटीग्रिटी। यह भी छात्र के स्वयं के प्रयास से ही संभव हो पाता है। गैर संज्ञानात्मक पहलू अभिप्रेरणा, एकता, अंतःक्रिया से जुड़ा हुआ है। यह बुद्धि या संज्ञान से भी जुड़ा हुआ है, यानी कि नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट, मोटिवेशन, इंटीग्रिटी और इंटरैक्शन से जुड़ा हुआ है, और साथ साथ यह इंटेलेक्चुअल से भी, बुद्धि या संज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। परंतु संज्ञानात्मक की तुलना में अप्रत्यक्ष रूप से अधिक और कम चेतना से संबंधित है, यानी कि कॉग्निटिव की तुलना में कम या कहें इनडायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ है, और यह कम चेतना से संबंधित है, यानी कि लेस कॉन्शियसली है। गैर संज्ञानात्मक पहलू को छात्र स्वयं सीखते या ग्रहण करते हैं। इसे पढ़ाया नहीं जा सकता, ना ही आसानी से आकलन किया जा सकता है। पिछले स्लाइड में मैंने उदाहरणों के बारे में बताते वक्त आप सबको यह बताया था कि जो उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं इन सब में छात्र स्वयं सेल्फ या खुद से सीखते हैं, अपने प्रयास से सीखते हैं, सेल्फ एफर्ट से सीखते हैं। शिक्षक सिर्फ उनको बोल सकता है कि आपको इस तरह से होना चाहिए, लेकिन जब तक छात्र प्रयास नहीं करेगा वह सीख नहीं पाएगा, यानी कि इसे पढ़ाया नहीं जा सकता। साथ यह भी कहा गया है कि आसानी से आकलन भी नहीं किया जा सकता है, यानी कि जो नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स होते हैं उनका आसानी से आकलन शिक्षकों के द्वारा नहीं किया जा सकता है। शिक्षण संस्थानों में मुख्य रूप से संज्ञानात्मक पहलू का ही आकलन किया जाता है, यानी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर कॉग्निटिव एस्पेक्ट का ही असेसमेंट होता है। भावात्मक तथा क्रियात्मक पहलू का आकलन आंशिक रूप से होता तो है, परंतु पूरी तरह संज्ञानात्मक पहलू पर ही ध्यान दिया जाता है, यानी कि जो भावात्मक यानी कि जो अफेक्टिव और क्रियात्मक यानी साइकोमोटर जो एस्पेक्ट्स हैं उसका आकलन होता है, परंतु आंशिक रूप से आकलन होता है। और पूरी तरह से कॉग्निटिव एस्पेक्ट संज्ञानात्मक पहलू पर ही ध्यान दिया जाता है, जो उसके स्मृति स्तर पर आधारित होता है, उसके मेमोरी लेवल पर आधारित होता है। आप अपने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को देख सकते हो, जो बेसिकली सब्जेक्ट बेस्ड ही होता है, सब्जेक्ट वाइज ही रिजल्ट आते हैं, जो उसके मेमोरी लेवल पर ही आधारित होते हैं। गैर संज्ञानात्मक पहलू पर ध्यान नहीं दिया जाता है, यानी कि नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यह कह सकते हैं कि गैर संज्ञानात्मक पहलू का आकलन कर पाना भी मुश्किल सा प्रतीत होता है। पिछले स्लाइड में मैंने आप लोगों को जब उदाहरणों के बारे में बता रही थी तो बताया था कि ये जो है छात्र सेल्फ स्वयं या खुद से सीखते हैं। शिक्षक सिर्फ उन्हें बता सकता है कि आपको इस तरह से कार्य करना है, लेकिन सीखना जो होता है छात्र स्वयं के एफर्ट से, स्वयं के प्रयास से सीखते हैं। तो इस तरह से आकलन करना भी मुश्किल होता है। विद्यार्थियों के गैर संज्ञानात्मक पहलू का आकलन के लिए आत्म आकलन के द्वारा ही किया जा सकता है। जिस तरह से छात्र स्वयं के प्रयास से, सेल्फ एफर्ट से सीखते हैं, उसी तरह से इसका आकलन भी वो सेल्फ करेंगे, उनका आत्म आकलन होगा, सेल्फ असेसमेंट होगा। शिक्षक जो है सिर्फ उसको बता सकता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट होते हैं और उसका आकलन और उसको सीखना छात्र स्वयं करते हैं। तो आज का टॉपिक भी है कि नेग्लेक्ट ऑफ नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट। इसी कारण से नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट की उपेक्षा जो है वो की जाती है, क्योंकि इसका आकलन कर पाना मुश्किल होता है और छात्र जो है सेल्फ असेसमेंट से, आत्म आकलन के द्वारा ही कर सकते हैं।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।